हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस सेशन को लेकर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा लेटेस्ट नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए आरटीपी हमारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है। पहले तो सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मैसेज करके बोला कि सर सारे क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आते थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग वही हैं जो हमने आपके साथ क्लास में डिस्कस करे हैं, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी कि भाई मैं आपके साथ एक बार पूरा का पूरा आरटीपी डिटेल में डिस्कस कर दूं सो दैट आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ऑलराइट, चलो सो लेट्स स्टार्ट द गेम बच्चा पलो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ क्वेश्चन वाइज यहां पर काम करता रहूंगा और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हियर वी स्टार्ट विद द गेम। लीजिए बेटा, तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक। एग्जामिनर ने यहां पर आरटीपी में हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। बेसिकली ये हमारा मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है जहां पर सम डेटा आर प्रोवाइडेड एंड सम डेटा नीड्स टू बी कंप्यूटेड। सिमिलर टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे थे। देखिए, आपको बताया आपका आरओएल दे दिया, तो यानी कि एक हमारा मेन आइटम दे दिया। ईओक्यू आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बेटा हम इसे ही अपना आरओक्यू भी मान लेते हैं। मिनिमम लेवल बता दिया, मैक्सिमम, यानी कि इन दोनों के यूज से भी हम बैलेंसिंग फिगर निकाल पाएंगे। एवरेज लीड टाइम बता दिया और डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4 डेज। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट हम आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कई क्वेश्चन में। आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया और एवरेज बता दिया, तो पहली बात मैं यहां से अपना मिनिमम और मैक्सिमम कंप्यूट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम कंजम्पशन बता दो और मिनिमम कंजम्पशन। तो आपसे बेटा कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। दो चीजें होती है, कंजम्पशन और एक टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट तो हमें गिवन है, कंजम्पशन हम निकालेंगे। टाइम लिमिट भी हमें थोड़े डिफरेंट तरीके से गिवन है। यहां पर पहले से सिंप्लीफाई बेटा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो बेटा सिंप्लीफाई हमें एवरेज गिवन है और ये गिवन है। अब ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है बेटा 4 डेज, इससे हमें ये समझ में आता है कि इट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब बेटा एग्जामिनर ने लिखा तो मिनिमम एंड मैक्सिमम है, बट ऑब्वियसली मैक्सिमम ज्यादा होता है और मिनिमम कम, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा 4 है। यानी कि वी कैन से मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 प्लस मिनिमम। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है, एवरेज आ चुका है। दोनों का यूज करके हम अपना एवरेज निकाल सकते हैं। सर कैसे? मैंने कहा देखिए बेटा, इधर हमें बता दिया मैक्सिमम माइनस मिनिमम 4 डेज है, तो यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम प्लस 4। अब एवरेज पता है बेटा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर आप मैक्सिमम की वैल्यू लिख दीजिए, तो मिनिमम प्लस 4 प्लस मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू 6 डेज। सो यहां से बेटा हमारे पास निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी कि 8 डेज आ गया। तो यानी कि यहां से बेटा हमारे पास आ गया मिनिमम इज 4। अब अगर हमारा बच्चा मिनिमम आपके पास है बेटा 4, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? सर इट इज 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और एवरेज आपको ऑलरेडी गिवन है 6। तो बेटा ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इस टाइप का सेम पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये देखिए बेटा एग्जामिनर ने यहां पर बता दिया मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 8 है, एवरेज हमारा 6 है। आपको बोला मैक्सिमम कंजम्पशन निकालो, तो बच्चा वो हम अपने आरओएल का यूज करके निकाल सकते हैं। सर आरओएल क्या होता है? अगर हम बात करें आरओएल, तो बेटा आरओएल होता था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, यही हमारे पास होता है। और बेटा ये वाली वैल्यू है 1,60,000। अब मेरे पास क्या गिवन है बेटा? मैक्सिमम कंजम्पशन हमें नहीं पता पर डे का, मैक्सिमम टाइम 8 निकाल लिया, ये 160। तो यहां से हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन का बेटा नंबर आ जाएगा। तो अगर कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8, तो बच्चा लोग ये हमारे पास आ गया 2500। लीजिए ये मेरा फर्स्ट आंसर बेटा आपके साथ रेडी भी हो गया 2500 का। अगला बोला मिनिमम निकालो। अब बेटा मिनिमम किसके थ्रू निकालेंगे? मिनिमम हम निकालेंगे मैक्सिमम के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम लेवल का कॉन्सेप्ट क्या था? सर मैक्सिमम लेवल का कॉन्सेप्ट था इतना इतना क्या था बोलो?
इतना है, इतने पर ऑर्डर करा, इतना ऑर्डर करा, जब तक आएगा खाते पीते रहेंगे। तो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम टाइम, और ये 1,90,000। ROL बेटा गिवन है, ROQ EOQ के बराबर है, मिनिमम कंजम्पशन निकालनी है, टाइम हमें ऑलरेडी पता है। तो अब इसको इक्वेट करके हम यहां से अपना मिनिमम कंजम्पशन भी कंप्यूट कर पाएंगे। बात तो ठीक है सर, मैंने कहा लो जी चेक भी करवा देते हैं आपको। ये देखिए बेटा आपके पास मैक्सिमम ROL ROQ मिनिमम और मिनिमम। अब ROL बेटा 1, ये तो हमारे पास 190 है क्वेश्चन में। ROL हो गया बेटा 1,60,000, ROQ नहीं बोला तो EOQ के बराबर, मिनिमम टाइम 4 है, कंजम्पशन का पता नहीं है। तो बेटा यहां से हमारा मिनिमम कंजम्पशन निकल गया विच इज 15,000 यूनिट्स। एकदम इजी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई इशू या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा इजी आउट क्वेश्चन, राइट? बिल्कुल सर। तो यहां पर आकर डन विद द मटेरियल, देखो कितना लेवल्स का क्वेश्चन आया। चलो चलते हैं बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर पर। अगर मैं लेबर की बात करूं तो यहां पर जो क्वेश्चन आया वो आया मेरे इंसेंटिव प्लान से रिलेटेड, कि भाई इंसेंटिव प्लान में हमारे पास क्या क्या डेटा है, किस किस प्रकार से है। स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटीड वेज रेट ऑफ 120 पर आवर। तो बेटा टेक्निकली ये मेरा आर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 6 आवर्स, ये मेरा एस बन गया। पर टुक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, ये बेटा हमारा एक्चुअल आवर्स या एच बन गया। पेड वेजेस अंडर द रोवान इंसेंटिव प्लान, कैलकुलेट इज इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोवान प्लान। तो भाई यहां पर सीधा सीधा सा डेटा है बेटा, ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना। ये आपका एस है और ये आपका एच है और ये हमारे पास आर है। तो अगर मैं इसकी टोटल वेजेस की बात करूं तो बेटा अपना आंसर सीधा निकाल लेता हूं 2 मिनट में। जितने आवर्स काम करा उतने के पैसे तो दे दो, प्लस टाइम कितना बचा दिया बेटा 1 आवर आपका सेव कर दिया, जिसकी कॉस्ट 120 और एफिशिएंसी की रेशो में हम बांट देंगे 5/6 की रेशो में। तो यहां से बेटा आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 5 इंटू 120 125/6, तो बेटा ये आता है 700। आर्ली रेट की बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा सर? आर्ली रेट की अगर आप बात करोगे तो 700 कमाए बाय वर्किंग इन 5 आवर्स, तो यानी कि एक्चुअली इसने पर आवर 140 के हिसाब से कमाए। लो जी हमारा आंसर बेटा कंप्लीट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भी हो गया। फिर क्या बोलता है? वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हालसे इंसेंटिव 50% वाला, wants to maintain same effectively early rate of earning, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, कितने टाइम में बेटा उसे काम कंप्लीट करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए दोस्तों, अब हमें आर्ली रेट को सेम रखना है, दैट इज 140, और हमें यहां पर अपना एक्चुअल आवर्स निकालना है। तो अगर मैं आपके लिए इक्वेशंस बनाऊं तो 140। अब ये कैसे निकलेगा बेटा? पहले तो इसकी वेजेस, तो ये हो जाएगा h इंटू 120 प्लस, फिर हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना सर 6 माइनस h इंटू 120 इंटू 50%। ये बेटा इंसेंटिव और अमाउंट टोटल वेजेस आ गया, और पर आर के बराबर रखना है h। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके h निकाल सकता हूं। जब मैं बेटा सॉल्व करूंगा तो यहां से h बता दूं कितना आएगा। देखो ये हो गया 120h, ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस का 60, प्लस का 60 बचेगा 140, 140 माइनस का 60 बचेगा बेटा 80, और इधर आ जाएगा आपका 120 इंटू 6/80, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 6 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 80। तो बेटा ये आपके पास आता है 4.5 आवर्स। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये इक्वेशन से बन जाएगा 4.5 आवर्स। आइए चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए पहले तो ये देखिए, हमने रोमान का कैलकुलेशन करा 5 इंटू 120, सेम वही कैलकुलेशन जो आपके साथ करी बेटा 700, पर आवर का रेट आ गया 140, यानी कि 140 कमाना है। फिर हमने कहा भाई इसके एक्चुअल आवर्स को x मान लो या जैसे मर्जी कर लो बेटा, और ये देखिए हमारा आंसर आ गया 4.5। ये वही इक्वेशन बेटा बना दी, मैं इन्होंने x मान के करा, मैंने h मान के आपको बता दिया। यानी कि अगर पर आवर सेम कमाना है तो आपको 4.5 आवर्स के हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा टू जनरेट सेम रेट ऑफ अर्निंग अंडर द हल्से प्लान। आई होप बच्चा पहले ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया।
तो एकदम सिंपल तरीके से हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का काम भी क्लियर हो गया। देखो कितना आसान था। सेम क्वेश्चन बेटा क्लास में भी करा हुआ है हमने, राइट। चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट पर, हमारे पास आता है ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है जी, अब ओवरहेड्स बोल दो, एब्जॉर्प्शन बोल दो। यहां पर एग्जामिनर ने मशीनर रेट का क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रेफर टू द प्रोसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल subsequently incorporated into a component forming part of an electrical appliance। तो भाई हमारा कोई प्रोडक्ट में यूज हो रहा है और ये सारा हमारा डेटा है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन यूज परचेज इन इतना वॉज इतना, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज 10,000 एंड द एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर 50 weeks of 44 hours इज इतना, आउट ऑफ विच मशीन मेंटेनेंस एस्टिमेटेड टू टेक अप 200। बेटा अब आपको अच्छा आगे क्या बोला है, नो अदर लॉस ऑफ वर्किंग टाइम एक्सपेक्टेड, सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड एट 100 इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। भाई ये आपका प्रोडक्टिव है, तो यानी कि आपका इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने हो गए। तो सर सबसे पहले अगर हम इफेक्टिव मशीन आवर्स की बात करें 2200 टोटल है, जिसमें से 200 तो बेटा आपके मेंटेनेंस के हो गए। अब आपको सेटअप वाले प्रोडक्टिव मानने हैं, यानी कि ये 2000 हो गए। अब ये जो 2000 है बेटा, ये आपका 1 ईयर का डेटा है जैसा कि क्वेश्चन ने बोला, और ऊपर बता दिया बेटा एक ही मशीन है, तो यानी कि ये 1 मशीन का। तो ये 1 मशीन और 1 ईयर का डेटा बेटा आपके सामने आता है। आगे कहता है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 7 पर यूनिट। तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस बता दिया। नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप। तो भाई ना मेंटेनेंस में लाइट लगेगी ना सेटिंग अप में। हमने कहा ठीक है सर। आगे बेटा क्या बोला गया, मशीन रिक्वायर्ड केमिकल सॉल्यूशन रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वीक एट अ कॉस्ट ऑफ इतना। ठीक है सर, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूंगा तो बेटा बताइए कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी। 2000 रुपए एवरी वीक है। ऊपर बता दिया था बेटा इन टोटल वी हैव 50 वीक्स, आपको बता दिया था बेटा टोटल बेटा 50 वीक्स है। तो यानी कि इसका अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 इंटू 50। ये आपके पास बेटा इसका वैल्यू निकल जाएगा पूरे साल का। तो अगर हम करेंगे सो दिस बिकम्स 1 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर सीधा सीधा बता दिया। ठीक है सर। 2 attendants control the operation of machine together with 5 other identical machine। 2 अटेंडेंट है बेटा, 5 मशीन चलाते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था बेटा ये तो इंग्लिश का टेस्ट है। टुगेदर विद, टुगेदर का मतलब इसे मिलाकर, यानी कि इस क्वेश्चन में बच्चे टोटल हमारे पास 6 मशीन्स चलाते हैं ये 2 अटेंडेंट, जिनके बारे में डिटेल दी गई है। ये 2 लोग मिलकर हमारे पास 6 मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू हॉलीडे अमाउंट टू 9000। अब ध्यान से पढ़ना बेटा कुछ कुछ शब्द। पहली बात, इनका कंबाइंड है और वीकली वेजेस दे दिया, यानी कि ये 9000 दोनों वर्कर का एक वीक का वेजेस है। तो अगर हम फुल वीक के वेजेस की बात करेंगे तो बेटा 9000 ये पूरे एनुअल आ गया, क्योंकि हमारे पास 50 वीक्स हैं। ये 2 वर्कर का 1 साल का वेजेस आ गया, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। बट ये मिलाकर 6 मशीन चलाते हैं, तो बेटा ये हमारे पास 1 मशीन का कॉस्ट आ जाएगा। सो 9050 डिवाइडेड बाय 6, तो पर मशीन हमारे पास जो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है वो आ गई बेटा 75,000। यानी कि एक एम्प्लॉय का कॉस्ट अगर हम लेंगे पर मशीन वाइज, हम मशीन वाइज ले रहे हैं, एम्प्लॉय वाइज हमें मतलब ही नहीं है, एक करे 2 करे, तो पर मशीन वाइज हमारा 75,000 इज द कॉस्ट। डिपार्टमेंटल जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर ईयर इज 20,000। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट। तो चलिए अब आप देखिए बेटा यहां पर सारी की सारी चीजें। पहली बात, प्रोडक्टिव आवर्स बेटा हमने भी 2000 निकाले। केमिकल सॉल्यूशन बेटा 1 लाख रुपए का निकाला। वेजेस हमने भी बेटा 75,000 निकाले, इन्होंने डेप्रिसिएशन भी कर दिया, हम बाद में कर लेते हैं बेटा टेबल में।
अब अगर हम खर्चों की बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा आपका जो एसेट्स है वो कैसा चल रहा है सर, वो लाइफ पर बेस्ड है, ईयर्स में गिवन है, तो आपका फिक्स्ड में चला जाएगा। ये देखिए बेटा आपका सबसे पहला इन्होंने बेटा मशीन डेप्रिसिएशन में वेरिएबल में ले लिया, मेरे हिसाब से ये फिक्स्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बेटा ये यहां पर लिया, मेरे हिसाब से फिक्स्ड में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के लिए बेटा दोनों रास्ते हैं, वो यहां भी ले सकते हैं यहां भी, बट इस सिचुएशन में जो प्रेफर्ड है वो है कि फिक्स्ड में आना चाहिए था क्योंकि ये लाइफ प्राइस बेस्ड है, राइट। तो 99,000 का आपका डेप्रिसिएशन कैसे आया बेटा, 10 लाख की वैल्यू है और 10,000 रुपए का है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें 10 लाख की वैल्यू है, 10,000 का स्क्रैप है और ये 10 साल चलेगा, तो ये पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10 लाख 10,000 बाई 10, ये आ जाएगा बेटा 10 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया बेटा आपके पास 99,000, ठीक है जी। ये आपका पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। तो लीजिए ये हमारा डेप्रिसिएशन तैयार है, वेजेस हमने निकाल लिया, जनरल ओवरहेड्स बेटा गिवन थे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जरा बात करते हैं थोड़ा सा, जो इसमें एक मेन पॉइंट है, कहता है कि भाई 16 यूनिट्स पर आवर लगेंगे एट अ कॉस्ट ऑफ 7 पर यूनिट। अब कहता है ना मेंटेनेंस में ना सेटिंग अप में। बेटा अब जरा इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन समझना। आओ सर बिल्कुल समझाओ जी। मैंने कहा मेंटेनेंस कितने आवर्स का है बेटा, 100 आवर्स का है। हम कह सॉरी सेटिंग अप 100 आवर्स का है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। तो भाई यहां पर अब हम निकाल लेते हैं, आपको सिखाया था इलेक्ट्रिसिटी यूजेज आवर्स। टोटल है दोस्तों 2200, मेंटेनेंस में नहीं लगेगी और सेटअप में भी नहीं लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बेटा 1900 आवर्स यूज हो गई। तो अगर हम इसका बिल बताएं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बेटा कितना आएगा, तो 1900 आवर्स आएगा और 16 यूनिट्स 1 घंटे में, जिसकी कॉस्ट है बेटा 7 रुपए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा 2,12,800 रुपीज। ये बेटा हमारे हिसाब से बिल बनता है, चेक कर लीजिए बेटा हमारे पास। ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेटा कॉस्ट हो गया पहले तो सारा का सारा जो हमारे पास है। दिस इज योर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो हमने बेटा यहां पर कैलकुलेट करा 2,12,800। अब ये चार्ज किससे होता है, ये हमेशा इफेक्टिव मशीन आवर्स से डिवाइड होता है। तो भाई हमने भी इसे अब यहां पर इफेक्टिव मशीन आवर्स से डिवाइड कर दिया, तो आपका डायरेक्टली इन्होंने 106.4 निकाल लिया। आप चाहो तो अमाउंट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो 2,12,800 यहां पर आप बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपके पास बच्चा वैल्यू आ जाएगी, ये आपका नंबर आ गया। उसके बाद केमिकल सॉल्यूशन 1 लाख, मेंटेनेंस बेटा गिवन था, सबका टोटल करेंगे, ये आपका बेटा फाइनली आंसर आ गया। इन्होंने पर आवर ऐसे निकाल दिया। प्रेजेंटेशन बेटा जो आपको मैंने क्लास में करवाई थी आप वो वाली भी कर सकते हो, आपको ये अच्छी लग रही है तो ये कर लो, जैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास वाली प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर चलेगी, पूरा का पूरा वर्क करेगी। आई होप पहले बेटा यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। सो दिस वाज योर ओवरहेड्स का क्वेश्चन इन योर आरटीपी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आते हैं बेटा एबीसी के क्वेश्चन पर। एक और इजी आउट क्वेश्चन, बस इसमें एक ही छोटा सा पॉइंट है जिसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, वैसे तो वो पॉइंट हमने करा हुआ है क्लास में, बट स्टिल यहां पर क्वेश्चन थोड़ा साइलेंट है, तो हमें उसके हिसाब से यहां पर इंटरप्रिटेशन कुछ कुछ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स P, Q and R which are similar in nature and are usually produced in production runs of 100 units। बेटा ये पहली बात कैसे बनते हैं सर, ये 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन रन में बनते हैं, मतलब एक बार में 100 यूनिट्स का काम होगा। हमने कहा ठीक है। P and R require both machine hours and assembly hours, मतलब इसमें लेबर आवर्स मशीन आवर्स दोनों लगते हैं। वेयर एज Q requires only machine hours, जबकि इसमें सिर्फ मशीन आवर्स लगते हैं। ठीक है सर लगने दो। ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द क्वार्टर आर एज अंडर, ये बेटा सारे के सारे खर्चे बता दिए। डेटा रिलेटेड टू द 3 प्रोडक्ट्स, ये आपको बेटा डेटा बता दिया। अब देखो ये हमें बता दिया PQR का, मैं यहां पर एक टोटल और बना देता हूं ताकि बेटा आपका काम करना थोड़ा सा क्या हो जाए आसान, क्योंकि जब हमें क्या निकालना पड़ेगा अपना ACDR दैट इज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के रेट, तो वहां पर हमें इनके टोटल चाहिए होते हैं जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं।
तो अगर हम इनका टोटल कर लें 15, 12 और 18, तो बेटा ये आता है 45,000। देन दिस इज 30, 48 एंड 54, ये आ गया बेटा 1,32,000। दिस इज 27, 15, ये आ गया बच्चा 42,000। देन 1250,000, 1500, दिस इज 3750, 70, 50, 120। ये बेटा हमारे टोटल आ गए। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। तो पहले तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना एसीडीआर निकालना है। अमाउंट मुझे पता है, तो मैं क्या करूं बेटा, यहां पर इनके कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी लिख दूं। तो यहां पर आ जाएंगे हमारे ड्राइवर क्वांटिटी, और यहां पर मैं फाइनली अपना एसीडीआर आपके लिए निकाल देता हूं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला है मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो बेटा लॉजिकल है, ये मशीन आवर्स के बेस पर जाएगा। मशीन आवर्स है 1,32,000, तो बेटा ये आ गया 1,32,000 आवर्स हो गए मशीन के। तो भाई अगर करेंगे 18,48,000, 1,32,000, यानी कि 14 पर मशीन आवर का बच्चा यहाँ पर रेट आ गया, काम यहाँ पर सेट हो गया। अगला कहता है असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली ये बेटा असेंबली आवर्स पर जाएंगे, तो ये है हमारे पास 42,000 आवर्स। तो अगर मैं इनको यहां पर डिवाइड कर दूंगा 672, 42, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 16 रुपीज पर आवर। ठीक है, मैं जस्ट शॉर्ट में आपके लिए कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि बस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपने तरीके से। फिर है सेटअप कॉस्ट। अब बेटा यही एक लौता पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में टेक्निकली। अब देखो सेटअप कॉस्ट नॉर्मली होता है नंबर ऑफ सेटअप पर, बट यहां पर हमें एग्जामिनर ने डायरेक्टली नंबर ऑफ सेटअप नहीं दिए हैं। एग्जामिनर हैज नॉट गिवन एनी नंबर ऑफ सेटअप। तो अब यहां पर हमें अपने आप से कंप्यूट करने पड़ेंगे। कैसे बेटा, अब आपको बोला गया था कि हमारा जो प्रोडक्शन रन है वो 100 यूनिट्स का है। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोडक्शन रन इज ऑफ 100 यूनिट्स। अब आप बताइए, हमने टोटल बनाए बेटा 45,000 यूनिट्स, एक बार में बनेंगे 100, तो यानी कि दोस्तों 45,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 450 सेटअप हमें करने पड़ेंगे। टेक्निकली वी हैव टू डू 450 सेटअप्स, देन ओनली वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्शन। तो भाई अगर इसको भी डिवाइड कर लें तो बेटा ये हो जाएगा 200। फिर स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स, ये 120 बेटा हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया था। तो भाई ये आपका 120 का बेसिस है, आप इसमें बांट देंगे तो ये तो बेटा 100 रुपीज आ जाएगा शायद। 120, 1000 आ गया। अगला है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच। तो कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव 3750 के बेस पर बेटा ये आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो भाई 1,80,000 3750 ये आता है दोस्तों 48। नेक्स्ट वी हैव इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है 36,000। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें, अब यहां पर अगेन हमें नहीं बताया ये किस बेसिस पर आएगा, तो आप मुझे बताइए सर इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल किस बेसिस पर होगा। सर लॉजिकल है, ये हमारे सेटअप के बेस पर ही होगा। अगेन भाई जितने सेटअप होंगे उतनी बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उनका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा पर सेटअप वाइज। तो अगेन द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस टू यूज इज योर 450। अपन बेटा यहां पर 450 का यूज कर लेंगे। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आता है बेटा 80। तो अब देखिए आधा क्वेश्चन तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया एसीडीआर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आपको इन रिस्पेक्टिव नंबर्स को इन एसीडीआर से बेटा मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट निकालनी है। चलिए अब हम एक बार आपको आंसर दिखा देते हैं, वेरीफाई करवा देते हैं। ये देखिए पहले एसीडीआर, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर और एसीडीआर। तो पहला देखिए 14, 16, 200 अपने से चेक कर लेते हैं बेटा। 14, 16, 200, 1000, 48, 80। तो ये मैंने आपको बताया 1000, 48, 80, ये हमारे पास सारे निकल गए। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था, बस इस बेसिस पर कॉस्ट निकालनी है। तो ये देखिए मशीन डिपार्टमेंट मशीन आवर्स सब में बेटा 14 का रेट जिसके जितने थे। ऐसे ही असेंबली डिपार्टमेंट 16 के, सेटअप बेटा 200 का था, 1000 का था। बस अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। तो इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत परेशानी वाला मैटर होना नहीं चाहिए। आपके यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट्स के आ जाएंगे ओवरहेड्स। आपको टोटल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने तो आपको बताया नहीं था
कि आप टोटल कॉलम बनाए, तो विदाउट टोटल कॉलम यू कैन डू द थिंग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आई होप बेटा आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मसला भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ। तो चलिए जी, हेयर वी स्टार्ट विद आवर फेवरेट कॉस्ट शीट। एक बढ़िया क्वेश्चन, वैसा ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनर ने आरटीपी एमटीपी में डाला हुआ है, बट एक बढ़िया क्वेश्चन मैं जिसे कहता हूं जिसमें बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जिसके कॉन्सेप्ट सही है उसको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट में झोल है भैया उसके लिए मुसीबत है ये। ठीक है, क्योंकि भाई हमने तो अपनी क्लास में कॉस्ट शीट में इतनी सारी क्लास लगाई है ताकि कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी को गड़बड़ ना हो, बट अगर किसी के कॉन्सेप्ट में इशू है तो वो इस क्वेश्चन में पक्का गड़बड़ करेगा। ठीक है, चलिए आइए पहले पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला है। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2023 company has produced 14,560 tons of X. Details for the month of July are as follows. ये बेटा आपको जुलाई का पूरा डेटा दे दिया। मटेरियल कंज्यूम्ड 15 लाख, बेटा ये सीधा सीधा हमारे आरएमसी का पार्ट बन गया। अब की बार आपको बता दिया मटेरियल कंज्यूम, तो लॉजिकल है बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। आगे क्या बोला, पावर कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग प्रोडक्शन मशीन। बेटा अब ये पावर के बारे में बता दिया, तो आपको पता है पावर हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हम कंसीडर करते हैं इसे। अमाउंट कितना, तो बेटा 13,000 इंटू 7, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। डीजल कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग प्रोडक्शन मशीनरी, भाई प्रोडक्शन मशीनरी के लिए डीजल भी चाहिए था, तो डीजल चाहिए, तो बेटा ये भी आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सर क्यों, बेटा मैंने आपको समझाया था जो भी खर्चा प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए चाहिए वो सब डायरेक्ट में जाएगा। तो भाई ये आपका पावर एंड फ्यूल लिखवाया था, ये अब एग्जामिनर ने फ्यूल की जगह डीजल वर्ड यूज कर दिया, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों भी नहीं होना, एक और रीजन बता देता हूं। बेटा यहां पर बोला था प्रोडक्शन मशीनरी के ऑपरेशंस के लिए है, तो आपने पावर को डायरेक्ट एक्सपेंस में डलवाया। फिर बोला डीजल लगेगा, ये भी प्रोडक्शन मशीनरी के लिए, पूरा पढ़ लीजिए, ये भी प्रोडक्शन मशीनरी के लिए है, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। वेजेस एंड सैलरीज पेड, अगर कुछ नहीं बोला तो बेटा सबसे पहले तो डायरेक्ट वेजेस आएगा। ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट, अब देखो ये ऊपर वाले के नीचे गिवन है, तो हम मानेंगे बेटा ये ऊपर वाले वर्कर से रिलेटेड है, ये पॉइंट्स आपको बताए हुए। अब ये ऊपर वाले वर्कर से रिलेटेड है, तो बेटा ऊपर डायरेक्ट वेजेस था, तो ये भी कहां चला जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, इतना। अब कहता है एंगेज्ड इन प्रोडक्शन है, तो मैंने कहा भैया ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। हायरिंग चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, भाई अब और ये आप खर्चे पे भी कैसे कर रहे हो, बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, जितने गुड्स बनेंगे उसके हिसाब से पे करना है, तो आपने अब स्पेशल रेंट पर लिया तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, अब ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। नहीं, बच्चा कहता है सर कार भी तो स्पेसिफिक एसेट है, हाँ बट ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है बेटा। कार ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिस में कौन हो गए, ऑफिस में हो गए सारे एडमिन वाले लोग, तो यानी कि ये कौन से में जाएगा, एडमिन ओवरहेड। अब इसका प्रोडक्शन से कोई दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, तो बेटा ये जनरल वाले में जाएगा, मतलब आफ्टर सीओ जीएस हमारा ऐड हो जाएगा। आगे कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार्स, अब ऊपर वाली जो कार्स थी वो क्लियरली ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, एडमिन थी, तो बेटा ये जो डीजल की कॉस्ट है ये भी कहां जाएगी, सर ये भी हमारे एडमिन ओवरहेड जनरल वाले में जाएगी। हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट जीएसटी अंडर आरसीएम एट 5% विदाउट क्रेडिट, कहता है भाई साहब जब हमने कार रेंट पर ली तो कार रेंटल पर हमें जीएसटी भी लगेगा, कितना परसेंट, 5%। और इंपॉर्टेंट वर्ड इज आपको बोल दिया विदाउट क्रेडिट, मतलब अब कोई उधार नहीं मिलेगा इसके बदले। बेटा अगर कोई उधार नहीं मिलेगा और 5% का जीएसटी लग रहा है तो पहली बात तो ये अपने मेन खर्चे के साथ ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था भाई, आपको बताया था अगर जीएसटी का इनपुट अवेलेबल नहीं है
तो ऐड विद द आइटम विच इट बिलोंग्स टू, आपको बेटा सीधा सीधा उसी आइटम के साथ ऐड कर देना है। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हायर चार्जेस बोला है यानी कि रेंट पर बोला है, तो बेटा ये बेसिकली आपका 80,000 का 5% हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आता है, 4,000 आता है। ठीक है, बट इसके साथ साथ बेटा क्या गिवन है, इसके साथ साथ हमारा डीजल भी है 20,000 रुपए का। तो जब हमने कार सर्विस वाले को पेमेंट करी होगी, आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, रीइंबर्समेंट। अब आपने जीएसटी में पढ़ा है कि जब आपका रेंटल होता है तो आप पूरा का पूरा बिल बनाओगे, तो इनवॉइस बेटा यहां पर कितने का बनेगा, सर इनवॉइस आपका 80 और 20 दोनों का मिलाकर बनेगा। तो टेक्निकली आपके पास बेटा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 80,000 प्लस 20,000 और दोनों का 5%, तो बेटा ये आपका अमाउंट आएगा 5,000। तो इसमें दो पार्ट थे, पहला अमाउंट कितना और दूसरा ट्रीटमेंट क्या। तो अमाउंट बेटा आपका पूरे अमाउंट पर पूरे इनवॉइस की वैल्यू पर निकलेगा, और इनवॉइस में डीजल भी इंक्लूड करेगा वो, क्योंकि रीइंबर्समेंट है वो हमसे चार्ज करेगा। तो इनवॉइस बनेगा 1,00,000 जिस पर वो 5% का जीएसटी ले रहा है, और विदाउट क्रेडिट है तो हमारी कॉस्ट है, तो जिस रिलेटेड आइटम से उसी आइटम में इसको एड अप कर देंगे। गॉट इट। आगे कहता है मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। वेइंग ब्रिज क्या होता है बेटा, वेइंग स्केल जैसे होता है, ऐसे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर सारा वेट होता है। यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। भाई ये डिस्पैच के टाइम पर यूज होता है बेटा। डिस्पैच मतलब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चा हो गया। जब फाइनली प्रोडक्ट को बेचा और हमने उसको डिलीवरी करना है, तब ये वाला स्केल से यूज करेंगे, तो इसका खर्चा बेटा कहां चला जाएगा, एसएनडी ओवरहेड में जाएगा। एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज। अब वेइंग ब्रिज बेटा एसएनडी में था, तो ये वाला खर्चा भी एसएनडी में जाएगा। एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो दो जगह सीसीटीवी है, एक बेटा वेइंग ब्रिज पर है और एक फैक्ट्री पर है, तो ये 6,000 वाला तो एसएनडी में चला जाएगा, और ये 18,000 वाला कहां जाएगा बेटा, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वर्ड लिखा था रिस्पेक्टिवली। तो पहले वेइंग ब्रिज वाला दिया फिर फैक्ट्री वाला, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा वैल्यूज आ गई, और ये दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। टीएडीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर। भाई अब ये सेल्स मैनेजर का खर्चा है, तो ये एसएनडी ओवरहेड्स में जाएगा। कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज वर्क्स फॉर 26 डेज इन अ मंथ। भाई ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, अभी हमें इस डेटा का तो कोई इस्तेमाल करना नहीं है, तो हमें इसका कुछ करना नहीं है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक महीने की बेटा कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है। मैंने देखिए बेटा आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन आइटम वाइज बता दिया, कौन सी आइटम कहां कहां जाएगी विद ऑल द लॉजिक। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कॉस्ट शीट तो बना ही सकते हैं बेटा। मटेरियल कंज्यूम, सैलरी एंड ग्रेचुटी बेटा दोनों के दोनों यहां आ गए। पावर और ये तीनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बन गए बेटा। उन्होंने प्रेजेंटेशन को छोड़ दो, आप अपने नॉर्मल तरीके से करो। ये हमारा डायरेक्ट वेजेस, फिर हमने ये लिखा ही था कि बेटा ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड है, और ये हायरिंग ऑफ कार्स, और यहां तक का ये वाला बेटा सारा क्या बन गया था, ये हमारा एडमिन ओवरहेड था, और ये हमारा एसएनडी ओवरहेड है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास पूरा का पूरा समराइज हो गया। अब इसके अंदर कोई भी आपको स्टॉक वगैरह नहीं था, तो हमने कुछ करा ही नहीं है, डायरेक्टली अपना आंसर निकाल लिया सिंपली। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक का सारा पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन एग्जाम यहां पर क्या दिया गया, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी रिवील द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ये हमें डेटा आपके साथ बता दिया। ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 625 और डब्ल्यूआईपी आपको बता दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बता दिया। तो बेटा ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग नहीं बताया, सीधा कंज्यूम्ड है। वी हैव डायरेक्ट लेबर। ये बाकी के खर्चे हैं जो हम बाद में देखेंगे, अभी दिमाग भी नहीं लगाएंगे। मैंने हमेशा बोला है कॉस्टिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पे पढ़िए। तो बेटा देखिए ये डेटा दिया हुआ है, एक ही बार पढ़ लेंगे बाद में। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इतना शोइंग प्रॉफिट एज पर P&L, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। आ गया बेटा ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन।
जिसमें आपको P&L भी बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनानी है और फिर रिकंसिलेशन भी बनानी होगी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग। बेटा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में आपको करवाया है, राइट। चलिए फटाफट से एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं आपके साथ P&L बनाऊं, यहीं पर बना दूं छोटा सा P&L। चलो पहले हम अकाउंट्स का P&L बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो भाई फिनिश गुड्स ओपनिंग है हमारा 1,06,250। फिर WIP का ओपनिंग भी बेटा यहीं पर आ जाएगा। मटेरियल आ जाएगा 16,80,000 का। लेबर आ जाएगा 12,20,000 का, ये भी हमारे पास आ गया सारा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ये वाले बेटा एक्चुअल होंगे, हम तो एक्चुअल लेंगे, तो बेटा 8,44,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। फिर एडमिन है 396 हो गया, लो जी 3,96,000 के एडमिन भी आ जाएंगे। फिर डिविडेंड पेड है 244 का। अब जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो बेटा डिविडेंड को भी कंसीडर करेंगे, तो 2,44,000 का बच्चा डिविडेंड भी आ गया। वी हैव बेड डेट्स 36 भी आएगा, S&D 144 भी आएगा, तो 36 भी आएगा और 1,44,000 भी आएगा। नेक्स्ट भी है इंटरेस्ट रिसीव्ड 76 और रेंट 92। भाई P&L में तो दोनों आएंगे, 76 भी आएगा और 92 का रिसीट भी आएगा। सेल्स है बेटा 45,60,000, सर ये भी इंक्लूड होगा। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 91,300 और 82,400, तो ये आ गया बेटा 91,300 82,400, ये भी आएगा। और कोई आइटम बेटा बता ही नहीं है, तो मैं यहां से अपने P&L का तो प्रॉफिट निकाल सकता हूं, राइट। तो अगर मैं आपके लिए शॉर्ट में फटाफट से इसको कैलकुलेट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है, कर दूं क्या या पीछे से आंसर ही देख लें, तो जैसे आपको अच्छा लगे। चलो अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो मेरे को भी करने दो ना, है ना। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो सर को आता है, सर ने अपनी प्रैक्टिस कर ली, अब प्रैक्टिस आपने करनी है वो आप करोगे, है ना। तो मेरे हिसाब से 139,450 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं मेरी कैलकुलेशन सही है नहीं है। तो बेटा ये हमारा देखिए एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डेटा सारा आइटम आ जाएगा। ओहो कमाल की बात है, देखो एकदम मैच कर गया 139,450। तो ये तो बेटा आपको मैंने बता ही दिया, सीधा सीधा डेटा है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो कर लो, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था। मेन दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा कॉस्ट शीट में। आइए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कॉस्ट शीट के लिए। मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया और डायरेक्ट लेबर 1680 1220। पहले तो बेटा ये दोनों चिपका दो। ये देखिए बेटा, ओहो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया, इन्होंने बेटा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया, इन्होंने वर्किंग नोट वगैरह बना दिए, है ना। चलो अपन फिर एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको अपने तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन तो मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिंपल सा बोला था प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट तो हम निकाल ही देंगे, बस हम कॉस्ट शीट बना के निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर साइड में आपके लिए यहाँ पर बेटा कॉस्ट शीट बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं अमाउंट लिखता जाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बेटा मटेरियल आ गया 16,80,000 का। फिर हमारे पास लेबर आ जाएगा 12,20,000 का। तो इसका टोटल करके हमारे पास आ गई बच्चा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो 1680 प्लस 12,20,000 ये आ जाएगा बच्चा सबसे पहले तो हमारे पास 29 लाख, ठीक है जी, पर प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद इसमें जुड़ता है बेटा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले देखो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब ये 844 तो एक्चुअल है, हम तो रिकवरी वाले लेंगे 70% ऑफ वेजेस। तो भाई अगर मैं यहाँ पर अब जोड़ दूं आपके फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 12,20,000 का 70%, यानी कि ये आ जाएगा 8,54,000। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा बेटा GFC, तो GFC का टोटल आ गया 37,54,000। अब इसमें ओपनिंग WIP है और क्लोजिंग WIP है, ये दोनों बेटा क्वेश्चन में गिवन ही है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके वी विल हैव NFC। तो पहले अगर मैं ओपनिंग WIP बोलूं तो हमारे पास है 92, वो बेटा क्वेश्चन में से ही ले लेंगे, और हमारे पास क्लोजिंग WIP है बच्चा 82,400, तो ये आ जाएगा दोस्तों 82,400। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 92,000 82,400, सो वी आर लेफ्ट विथ 37,63,600। एक बार चेक कर लेता हूं कोई नंबर गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आ चुके हैं बेटा NFC पर। NFC के बाद बेटा क्या एडजस्ट करेंगे,
सर एनएफसी के बाद अब हम इसमें जोड़ेंगे अपने एडमिन ओवरहेड। सर क्यों? क्योंकि बेटा आपको ना एग्जामिनर ने बोला था एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड है। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है तो बेटा ये कहाँ जुड़ेंगे? सीओपी का पार्ट बनेंगे। एडमिन ओवरहेड 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। आपको मैंने बताया भी था अगर ये इस तरीके से गिवन होंगे तो बेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही आप लेकर चलेंगे। तो भाई इसका मैं 15% निकाल लूं तो 564540 आ जाएगा। तो टोटल करके बेटा हमारे पास आ गया हमारा सीओपी जो आता है 43,28,140। लो जी ये हमारे पास फाइनल नंबर आ गया। अब इसमें जुड़ेगा ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस होगा दोस्तों क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो गिवन है बेटा 1,06,250, इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बस किसका कर सकता हूं बेटा? मैं अपने क्लोजिंग का कर सकता हूं, जो मैं करूंगा। कैसे? अब मेरे को ओपनिंग पता है, फिर मुझे बेटा सेल्स का नंबर बता दिया और क्लोजिंग बता दिया, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपको बताया था बेटा इट्स सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। सेल्स है 12,615 प्लस क्लोजिंग है बेटा 415 और ओपनिंग है 625 हमारे पास। तो भाई इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है बेटा 12,615 प्लस 415 माइनस 625। सो हमारे पास आता है 12,405। अब हमने क्या करा बेटा? हम ये कहेंगे भाई 43,28,140 का खर्चा करा फॉर 12,405 यूनिट्स और मुझे मेरा जो क्लोजिंग है बेटा उसकी वैल्यू चाहिए जो है 415, तो मुझे 415 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? सर ये हमारे पास हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट आ जाएगा। तो लेट्स कंप्यूट दिस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट। बेटा हमारे पास क्या आता है? तो अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो 43,28,140 तो 12,405 मल्टीप्लाई 415, तो बेटा नहीं रुको 43,28,140 12,405 डिवाइड मल्टीप्लाई 415, ये आता है बेटा 1,44,795। ये देखिए बेटा, अब आप चेक कर लीजिए यहां तक का हमें इस तरीके से गिवन है बेटा। ये देखिए अच्छा ओपनिंग का वैल्यू भी गिवन है क्या हमें? अच्छा ये हमें गिवन है बेटा ओपनिंग का 240 पर लेना है। ठीक है जी, हमें इसको 240 पर लेना है तो हम ये वाला नंबर भी चेंज कर देंगे क्योंकि इसका डेटा भी गिवन है। तो भाई ओपनिंग को 240 पर लेना है तो 625 और 240 पर लेंगे तो बेटा 1,50,000 और क्लोजिंग हमने ये निकाला। ये देखिए बेटा इनका क्लोजिंग भी यही आया, ये हमारा सीओपी आ गया और ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। यही आपके साथ मैंने निकाल लिया बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सीओजीएस, ये क्लोजिंग बच्चा माइनस हो जाएगा 43,28,140 1,50,000 माइनस 1,44,795। तो आपके पास बचेगा 43,33,345। ये हमारा बच्चा सीओजीएस निकल गया। अब सीओजीएस के बाद हम क्या जोड़ते हैं बेटा इसमें? वैसे तो एडमिन जोड़ते हैं बट एडमिन तो बेटा प्रोडक्शन वाले में चले गए तो एसएनडी। एसएनडी के लिए क्या बोला था बेटा? ये है 6 रुपीज। अब बाय डिफॉल्ट पता है ये यूनिट सोल्ड पर लगता है, मतलब 12,615 पर लगेगा। तो भाई ये कैलकुलेशन आ जाएगी 12,615 इंटू 6 रुपीज। दिस वुड बिकम द कैलकुलेशन 12,615, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 75,690। बेटा और कुछ आता नहीं तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें जुड़ जाएगा प्रॉफिट और हमारे पास आ जाएगा सेल्स। सेल्स बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 45,60,000, तो भाई ये तो मैं लिख दूंगा 45,60,000। अब बाकी जो होगा बेटा हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये है 44,09,035 और माइनस 45,60,000, ये हो जाएगा 159,65। तो बेटा ये आ गया हमारा कॉस्टिंग का प्रॉफिट। P&L का प्रॉफिट हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब फाइनली बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को आपस में रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिकंसाइल करना आसान है, स्टॉक होगा और बाकी जो अदर आइटम्स हैं, अब ये सब आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तो ये देखिए बेटा ये हमारा प्रॉफिट आ गया 150,965 जो हमने निकाला। अब उसके बाद बेटा रिकंसिलेशन है तो वो आप आराम से बना सकते हो।
भाई या तो ओवरहेड्स का रिकवरी है या आइटम्स का रिकवरी है और जनरल चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये अब आप आराम से कर सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए। बात तो आपकी ठीक है सर। तो लीजिए यहां पर आकर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला है बेटा जॉब कॉस्टिंग। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन, मैंने तो आपको वैसे कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में ही पढ़ा रखा है पूरा का पूरा टॉपिक, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। SM Motors manufacturer of auto components, following are the details of expenses for the year 22-23। बेटा मटेरियल परचेज, लेबर, ओवरहेड। आगे क्या बोला, ड्यूरिंग द FY 23-24 नेक्स्ट ईयर की बातें कर रहे हैं। कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर वेयर इट एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर वुड बी दिस एंड दिस। कंपनी चार्जेस ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर and admin as a percentage of factory cost based on previous year's cost of delivery at customer premises। ये बेटा S&D अलग से बता दिया। required to calculate overhead recovery rate based on actual cost, prepare a job cost sheet। तो बेटा अगर हम निकालें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट क्या हो जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट, तो ओवरहेड्स है बेटा आपके पास 30,80,000 और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे लेबर से। तो लेबर बेटा कितना है 90,50,000 और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो अगर हम इसको करेंगे तो बेटा ये आता है 30,80,000 90,50,000, ओहो 30,80,000 90,50,000 परसेंटेज, बेटा ये आता है 34.03%। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का बन गया। सिमिलर वे बच्चा हम एडमिन ओवरहेड्स का रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। कैसे सर, अमाउंट है 20,50,400। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा सर, ओपनिंग प्लस होगा क्लोजिंग माइनस परचेजेस प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स प्लस, तो यहां तक का हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारा बच्चा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। तो 15 लाख माइनस 20 लाख, सो 15 लाख माइनस 20 लाख 180/50 और फिर हमारे पास कितना है 80 ये हो गया प्लस 90/50 प्लस 30/80, बेटा ये आता है 2,96,80,000। तो ये हमारा NFC हो जाएगा 2,96,80,000 और मल्टीप्लाई करना है बेटा 100। तो अगर मैं इसको कंप्यूट करूंगा तो हमारे पास आता है 6.91% अप्रोक्सीमेटली। अब बेटा हमें आगे की कॉस्ट शीट बनानी है तो भैया 2 मिनट का काम है। मटेरियल पता है 80, लेबर पता है, तो ये दोनों लिख दो। तो आपके पास बेटा मटेरियल है हमारे पास कितना 80 लाख का, ठीक है, ये हो गया बेटा 80 लाख। फिर है 40,50,000 का लेबर, तो अपन टोटल करेंगे 1,20,50,000 बेटा ये हो गया। ओवरहेड्स आपके पास है बेटा इस वाले रेट पर और एडमिन इस पर, और साथ में बेटा सेलिंग जुड़ जाएगा जो हमारे पास कितना है 4,50,000। तो बस यही काम आपको करना है। ये देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 34% हमने डेसिमल में ले लिया था, ये 6.91%। ये आपके पास पहले तो दोनों वैल्यूज आ गई। फिर मटेरियल, ये हमने फैक्ट्री कॉस्ट वर्किंग नोट में निकाल लिया जो मैंने आपको टोटल करके निकलवाया था 2,96,80,000। फिर उसके बाद जॉब कॉस्ट शीट, ये हमारा मटेरियल लेबर, इसका बेटा 34% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री कॉस्ट का बेटा ये कितना हो गया 6.91%, S&D जोड़ दिए, टोटल आ गया। आपको बोला था कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए 25% ऑन सेल, तो भाई आपको ये मैंने समझा रखा है कि भाई आप इसको मान लोगे 100, ये हो गया 25, ये 75, तो बेटा आपका सेल कैसे हो जाएगा 14804,806 डिवाइडेड बाय 75%, या आप MU का कॉन्सेप्ट भी करके काम कर सकते हो। सो दैट बिकम्स योर क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल। ये भी हमने क्वेश्चन बेटा पूरा का पूरा आपके साथ क्लास में करा हुआ है इसमें हमने, बल्कि इससे और थोड़ा टेक्निकल वाला भी करा हुआ है जिसमें हमने ओवरहेड्स में एडजस्टमेंट्स भी करी थी कि फ्यूचर में जाकर ओवरहेड्स बढ़ गया, कोई कम हो गया, कोई कैसे हो गया, वो सब भी डेटा हमने आपके साथ हैंडल करा हुआ है। राइट, बात तो ठीक है सर। तो बेटा ये हमारा जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी आपके साथ कंप्लीट हुआ। अगला हमारे पास आता है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए जरा देखते हैं बेटा इसमें क्या है।
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय द कंपनी फॉर प्रोसेस 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा प्रोसेस 2 आपको दे दिया तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है सब्सिक्वेंट प्रोसेस का डेटा दे देगा, या डबल मटेरियल वाला क्वेश्चन बताया था। ओपनिंग WIP नील, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने ओपनिंग WIP हमारा 0 कर दिया। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, भैया अब मुझे कंफर्म हो गया कि हमारे पास पिछले प्रोसेस से गुड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टॉपिक बन गया बेटा, ये हमारा सब्सीक्वेंट प्रोसेस या सेकंड प्रोसेस वाला टॉपिक आपके साथ बन गया। आई होप बेटा पहले इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रोसेस 2, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करे हुए आपके साथ, ये आपको डेटा दे दिया। यूनिट्स ट्रांसफर्ड इतना, क्लोजिंग WIP बेटा उसका DOC आपको दे दिया। स्क्रैप 2000 है और 5 रुपए का बेचा, नॉर्मल लॉस 4% है। पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और WIP की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बस आपको वैल्यूएशन निकालना है, तो आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना यहाँ पर। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब बच्चा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का तरीका हमने बड़ा सिंपल पढ़ा था, इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा सर, इनपुट हमारे पास हमने 55,000 डाला, ओपनिंग कोई है नहीं, सिर्फ ये रिसीव हुआ। आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि भाई आप सबसे पहले एक लाइन डालेंगे। अब यहाँ लाइन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग बेटा 0 है, तो सीधा हो जाएगा इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट और यही हमारा ट्रांसफर्ड हो जाएगा। अब आपको बताया वो 51,000 है, तो ये ट्रांसफर वाले 51, फिर नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट, तो 55,000 का 2200, जबकि हमारा टोटल लॉस कितना हुआ सिर्फ 2000। तो नॉर्मल बन रहा है बेटा 22, ये हुआ 2, तो यानी कि 200 का एबनॉर्मल गेन हो गया। ये देखिए बेटा माइनस में लिख दिया एबनॉर्मल गेन हमने। और क्लोजिंग WIP बेटा क्वेश्चन ने हमें बता ही दिया था 2000 यूनिट्स, राइट। अब इनका DOC लिखते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस प्रोसेस से रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस प्रोसेस से रिसीव हो रहा है, तो बेटा एक हम प्रीवियस प्रोसेस का बनाएंगे। ये इस बार का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को इन्होंने कंबाइन कर दिया। मैंने आपको ऑल दो बोला था आप अलग अलग ही बनाना, दिस इज व्हाट माय सजेशन वाज। तो प्रीवियस प्रोसेस, इसमें बेटा सब जगह 100 होता है, सिर्फ एक ओपनिंग वाले को छोड़ के। बेटा लॉजिक मैंने आपको सारे क्लास में समझाए थे, तो आपका 100 100 100 सब जगह आ गया। तो ये देखिए बेटा यूनिट्स आपके पास इसमें आ गया। फिर उसके बाद ये करंट मटेरियल, तो करंट वाला तो बेटा करंट में सारा 100 ही लगेगा। ये आप इसको ऐसे समझना, ये इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट वाला है हमारे हिसाब से, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था। ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ और कंप्लीट हुआ, सब में 100। नॉर्मल लॉस बेटा सब में 0 आता है। क्लोजिंग पहला वाला 100 क्योंकि पिछले प्रोसेस से तो कंप्लीट था, और बाकियों में जो भी हमारा DOC, तो 80 60 60 का DOC है बेटा, 80 60 60, ठीक है जी। एबनॉर्मल गेन सर ये सब में 100 आता है क्योंकि ये फिनिश गुड्स बन चुके हैं, आपको समझाया था। तो ये सारे बेटा आपके 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे बेटा क्या बोला है, अब इनका टोटल कर लिया, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब बेटा कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो पिछले प्रोसेस से आए इतने, इसमें से बेटा पहले स्क्रैप माइनस होगी नॉर्मल लॉस की, तो 327 माइनस हो गया 11,000, पूरे 2200 पर ही करनी है। ये आ गया वैल्यू क्वांटिटी पर ही, और इनके तो बेटा सीधे सीधे अमाउंट गिवन है, क्वांटिटी ऊपर से निकाल ली, तो कैलकुलेशन बन गया 6321। ये आपके पास बेटा पूरा का पूरा नंबर आ गया। तो हमारी जो एक यूनिट की कॉस्ट है, एक कंप्लीट फिनिश गुड्स प्रोसेस 2 के बाद, वो पड़ रहा है 12 का। हमसे बोला था भाई WIP की कॉस्ट निकालो और ट्रांसफर करे थे बेटा कितने 51,000, और एक की 12, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 51,000 12 से मल्टीप्लाई करा सीधा। फिर यहाँ पर बेटा जिसके जितने यूनिट्स हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, और ये हमारा रेट पर यूनिट, और ये हमारा अमाउंट, सो ये वैल्यू। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमने बेटा आराम से आपके साथ ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है नहीं इस क्वेश्चन में जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत पड़े। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी आपके साथ पहले क्लास में करा हुआ है, ठीक है। बल्कि इसमें तो और आसान कर दिया, क्योंकि हमें ओपनिंग WIP का क्वेश्चन ही गायब कर दिया, डेटा गायब कर दिया।
अब ओपनिंग WIP गायब कर दिया तो हमारे लिए क्वेश्चन और क्या हो गया, इजी आउट हो गया, आसान बन गया। सो आई होप पहले बच्चा यहां तक की बात अब आपको समझ में आ गई सारी की सारी। नाउ यू शुड बी क्लियर कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी कैसे करा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आगे क्या बोलता है बेटा। आगे है हमारे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब देखो बेटा ये क्या कहता है, कमाल की बात बताऊं, सेम क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला भी था इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ए आल्सो प्रोड्यूसेस अ बी बाय प्रोडक्ट बी व्हिच इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये आ गया। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ये आपको दे दिया बेटा ए का और बी का, यानी कि ये हमारे पास सारा का सारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा FPC कहलाएगा पहली बार। सेलिंग प्राइजेस आपको बता दिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइजेस आपको दे दिया। एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल प्राइस। आपको बता दिया S&D को बांटना है सेल्स प्राइस की रेशो में, बट आप ध्यान से देखिए S&D बेटा गायब है। अब याद आया, सेम आपको करवाया था, इसको अपने बेटा रिवर्स कॉस्ट मेथड का नाम दिया था, हम उल्टा चल के कैलकुलेशन करेंगे बेटा सारी की सारी। तो अब हम रिवर्स तरीके से सारी कैलकुलेशन करेंगे, बट S&D गिवन नहीं है तो पहले वो निकाल लेते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या था, तो भाई हमने कहा था टोटल सेल बेटा किसके बराबर होगी, तो टोटल सेल में सबसे पहले आ जाएगा हमारा टोटल JC, फिर उसके बाद जुड़ेगा टोटल FPC, फिर उसके बाद जुड़ेगा टोटल हमारा कौन सा कॉस्ट, S&D वाला कॉस्ट, और फिर हमारे पास जुड़ेगा टोटल प्रॉफिट। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम अपना S&D बेटा मिसिंग फिगर निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 24,000, JC आपके पास है 10,000, FPC का टोटल हो गया बेटा 8,000, ये आ जाएंगे S&D और टोटल प्रॉफिट। भाई एक में 25% है, एक में 20 है, तो कर लीजिए 16,000 का 25% और 8,000 का बेटा 20%, तो भाई कुल मिलाकर ये आता है 5,600। तो यहां से S&D बेटा आप निकालोगे 400 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लास में करा था, बिल्कुल सेम, नंबर्स भी सेम है, नंबर्स भी सेम है, डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये आपके पास बेटा 400 आ गया, जिसको आपको इस रेशो में बांटना है, और फिर इसके बाद आपको अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी है। हमने तो बल्कि एक स्टेप और आगे सीखा था, यहाँ पर प्रोडक्शन अकाउंट बनाना भी सीखा था। ऑल्दो एग्जामिनर ने बोला है हाउ यू वुड अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो एग्जामिनर यहीं पर रुक गया। हमने ऑल्दो प्रोडक्शन अकाउंट भी सीखे थे, याद आया, हाँ सर अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बेटा देखिए अब ये रहा हमारा JC, पहले सेलिंग प्राइस आ गए, ये 25% 20% बेटा प्रॉफिट, रिवर्स कॉस्ट मेथड चल रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। S&D बेटा हमने यहाँ पे वर्किंग नोट से निकाल दिया 400 का, जो 16:8 में हो जाएगा, तो 400 इन 16:8 में बांटेंगे, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 2/3 1/3 में बांट दिया। तो उसके बाद FPC माइनस करा तो ये हमारा JC आ गया, यानी कि टोटल JC को बेटा इस रेशो में बांटना है। तो अब आपको मैंने बताया था आप बेटा इंडिविजुअली सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अब हमें बताया था मटेरियल 5,000 है, ये वाला JC वाला, इसको आप 6733 और 3267 बेटा इस रेशो में बांट दिया, ये इसी रेशो में बांट दिया। देखो जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ दिस। तो अब ये एलिमेंट वाइज आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ मटेरियल का अलग से निकाला, फिर FPC जोड़ा, ये टोटल आ गया, फिर ये वाला निकाला, FPC जोड़ा, टोटल आ गया, ऐसे बेटा इसका करा, FPC जोड़ा, टोटल आ गया। अब आपको याद होगा तो मैंने बताया था बेटा ये COP किसके बराबर होगा, S&D का पार्ट छोड़कर बाकी का जो एलिमेंट आएगा ये उसके बराबर होगा। तो ये देखिए ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पॉइंट याद आ गया मेरे ख्याल से, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है। देखो मेन बी पार्ट की प्रेजेंटेशन मैंने आपको थोड़ी अलग करवाई थी। मैंने तो आपको पहले एक सिंपल JC बनवाया था, फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऐड करवाया था। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ी जगह मैं बना के दिखा देता हूँ मैंने कैसे करवाया था, अगर आपको याद हो तो। बेटा हमने लिखा था A और B, तो पहले हमने लिखा था JC का हमने लिख दिया मटेरियल में लिख दिया 5,000 है, और वो आप बांटोगे किस में सर, ये हो जाएगा 6733 इज तो 3267। फिर ऐसे ही आप लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरहेड्स का, फिर आपके पास हमने लिख दिया था सब्सिक्वेंट कॉस्ट लिख दो। अब सब्सिक्वेंट कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड बेटा क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये था आपका 3,000,
ए में है 1400 और 600, यहाँ पर आपके पास है 1500, 1000 और 500, और आप इनका टोटल कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। आप इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर ऊपर वाले से कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर सब्सिक्वेंट और जॉइंट कॉस्ट दोनों के डब्बों को कंबाइन कर दिया और फिर टोटल निकाला। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट पहले निकाल लिया, फिर एफपीसी निकाला और फिर लास्ट में अपना टोटल निकाल लिया। ये प्रेजेंटेशन से थोड़ा आसानी से आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। मेन इस क्वेश्चन का बेटा एक ही पॉइंट था और वो ये था कि एसएनडी बेटा रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है जी। और इसमें कोई ज्यादा ऐसा टेक्निकल बात थी नहीं। आई होप यहां तक का पॉइंट भी समझ में आ चुका है। एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस लेवल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सर्विस कॉस्टिंग पर चलते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इजी वन, आपका होटल वाला केस आ चुका है बेटा। होटल वाले केस के अंदर सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, स्टडी मॉड्यूल में भी है, सब जगह आपका गिवन है। पी हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ रूम्स टू इट्स गेस्ट, डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स एंड लग्जरी, required to ascertain the tariff to be charged to the customer for different types on the basis of following। तो नंबर ऑफ रूम्स बता दिए, ऑक्यूपेंसी बता दी है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा हमें एक साल का पूरा डेटा दिया जाएगा। रेंट ऑफ सुपर डीलक्स फिक्स्ड एट 2 टाइम्स ऑफ डीलक्स एंड दैट ऑफ लग्जरीज 3 टाइम्स ऑफ डीलक्स। एनुअल एक्सपेंसेस आपको बता दिए। तो पहले हम पहले पूरा देख लेते हैं। Attendant for each room was provided when the room was occupied, paid at 500 per day. Further depreciation on building at 5, furniture and fixture इतना, air conditioner इतना, profit इतना on taking। सबसे इंपॉर्टेंट बात 360 डेज, क्योंकि बेटा यहाँ पर डेज का गेम थोड़ा ज्यादा है, तो 360 डेज आपको लेकर चलनी है। तो अगर मैं इसके पहले क्या निकालूंगा, इक्विवेलेंट रूम डेज निकालूंगा। बेटा हमारे रूम डेज कितने बनते हैं, तो भाई अगर हम यहाँ पर रूम डेज निकालेंगे तो पहले हम अगर रूम डेज की बात करें, ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले तो बेटा डीलक्स, फिर सुपर डीलक्स और फिर हमारे पास है लग्जरी। तो ये 3 एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। सर 100 रूम्स है 360 डेज के लिए जो 90% ऑक्यूपाइड। ये है बेटा 60 रूम्स 360 डेज के लिए जो है 75% ऑक्यूपाइड। and this is 40 360 for 60% occupancy। तो भाई अगर मैं ये कैलकुलेशन आपके साथ करूंगा तो ये आता है 32,400, 60 360 75%, ये आ गया बेटा 16,200, 40 360 और 60% ये आ गया 8640। तो भाई हमारे जो टोटल रूम डेज हो गए वो तो निकल गए बेटा 57,240, ये हमारे टोटल रूम डेज आ गए। अब हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट सबसे छोटे वाले में। तो बेटा इसको हम सबको छोटे वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, डीलक्स रूम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 32,400 ही रहेंगे, बट सुपर वाले का जो प्राइस है वो डबल है, तो यानी कि 16,200 इंटू 2 कर दो तो ये अगेन 32,400। और ये वाले बच्चों 3 टाइम्स हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आता है 25,920। तो बेटा आपके पास टोटल बन गया 90,720, ये आपके इक्विवेलेंट आ गए। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट आ चुका है, ये आ चुका है। तो अब हमें सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है, डिवाइड करना है, आंसर निकाल लेना है। देखिए बच्चा अब आंसर, अब हम इसका सॉल्यूशन देखें तो पहले तो इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट बना ली। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो स्टाफ सैलरी 680, लाइटिंग 300, तो बेटा 680 हो गया, ये लाइटिंग आ गया 300। फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया, रिपेयर मेंटेनेंस 180। अब जो रिपेयर मेंटेनेंस है बेटा वो यहाँ पर आ गया, कहाँ गया, ये रहा 180। पहले जो जो डेटा गिवन है वो लिख रहे हैं। लिनन 30, लॉन्ड्री चार्जेस 24, ये 30 और ये 24, देन 75 30.28, 75 30.28, ये तो सीधे सीधे आ गए। अब उसके बाद बोला था कि भाई आपको बोला गया अटेंडेंट जो है वो कब होगा, जब रूम ऑक्यूपाइड है, और 500 रुपए पर डे। तो भाई अगर मैं अटेंडेंट की बात करूं तो देखिए बेटा अटेंडेंट का डेटा कैसे, हमारे पास इतने हमने रूम डेज निकाले थे बेटा 57,240 और ये देखिए 90,720। अब अटेंडेंट जितने रूम डेज ऑक्यूपाइड, तो हमारे रूम डेज हुए 57,240 और 500 पर डे के हिसाब से,
तो ये देखिए 57240 और ये हमारा अटेंडेंस का अमाउंट आ गया। भाई ये रूम डेज के हिसाब से है, इनका इक्विवेलेंट से कोई मतलब नहीं है, दे आर ऑन द एक्चुअल रूम ऑक्यूपाइड। तो एक्चुअल रूम बेटा 2,86,20,000 इसका अमाउंट आ गया। तो ये देखिए बेटा 286.20 इसका अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन का बोला, बिल्डिंग का 5%, तो 900 लाख का बेटा बिल्डिंग का 5% 45 लाख हो गया। देन उसके बाद 90 लाख का 10% है, 9,75,000 का 10 7.5, तो बेटा ये 9 और 7.5 ये हमारा टोटल आ गया। अब आपको सिंपल सा एक काम करना है, 90,720 टोटल है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, हमें इसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। बोला 25% चाहिए, तो यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 75%। तो मैंने तो आपको ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये प्रॉफिट आ जाएगा और ये हमारा टोटल टेकिंग्स आ जाएगा। मैंने तो बेटा क्लास में आपको ऐसे करवाया था। तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा सर, हमें चाहिए 25%, तो यानी कि 1,666.98 इज रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ द वैल्यू। तो भाई मैं इसको 1,666.98 को 75% से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2222.64। ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2222.64। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसको रूम डेज से डिवाइड कर दूंगा बच्चा। तो हमारे रूम डेज कितने हैं बच्चा, हमारे रूम डेज हमने निकाले थे इक्विवेलेंट वाले 90720। तो भाई मैं इसको 90720 से डिवाइड कर दूं, ये डीलक्स वाले रूम डेज हैं, इक्विवेलेंट डीलक्स रूम डेज। तो बता दो जी रेंट कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 90720 हमारे पास आता है 0.0245 और मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आता है 2450, यानी कि बेटा 2450 रुपए का रेंट आ गया हमारे सिंगल डीलक्स रूम का। ठीक है जी, अब चेक कर लीजिए बेटा, इनका आंसर भी एग्जैक्टली सेम है। मैंने आपको ये शॉर्ट तरीके से समझाया था क्लास में, बस इन्होंने बेटा वो एक्स मान के कर लिया, एक ही बात है। मैं ये वाली प्रेजेंटेशन जो मैंने सिखाई थी वो ज्यादा प्रेफर करूंगा, इससे आपके लिए काम करना आसान है और एग्जामिनर के लिए समझना भी बड़ा कंफर्टेबली इजी हो जाता है। आई होप पहले बच्चा पार्टी यहां तक की बात समझ में आ गई। तो लो जी, यहां पर आकर हमारा ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी हो गया बेटा समाप्त। दिस इज अगेन डन विद इट। चलो जी, आते हैं आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। करें सर, बिल्कुल कर दो सर। देखो बेटा, ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हमें एग्जामिनर ने दिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ये निकालना है। देखो बेटा, मैं पहले इस क्वेश्चन को हमेशा बोला मैंने रिक्वायरमेंट से पढ़ना सीखो। तो सबसे पहले बोला एक्चुअल लेबर रेट निकालो पर आवर। सेम टाइम के क्वेश्चन हमने क्लास में करे, बट ठीक है हमें तो बेटा पूरा एक बार करना ही है। आपको एक्चुअल लेबर निकालना है। अब यहां पर देखो हमें गिवन क्या है, हमें लेबर रेट वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड लेबर गिवन है, यूनिट्स भी है, स्टैंडर्ड आवर्स पता नहीं है, एक्चुअल आवर्स है, एफिशिएंसी। ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल लेबर आवर्स, तो बेटा एलआरवी से निकल सकते हैं। एलआरवी क्या होता है, कितने आवर्स में काम हो, सॉरी एलआरवी किस रेट पर पे करना चाहिए था, किस रेट पर पे करा और जो पे करा, दैट इज एक्चुअल आवर्स। तो भाई ये हो जाएगा 68376 माइनस स्टैंडर्ड रेट है 8, एक्चुअल रेट नहीं पता, एक्चुअल आर 17094। तो बेटा अगर मैं यहां से निकालूं तो बेटा एक्चुअल रेट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68376 डिवाइडेड बाय 17094, ये हमारे पास आ गया 4 और उसमें मैं 8 को एडजस्ट कर दूंगा तो एक्चुअल रेट आ गया 12। लो जी, ये मेरा आंसर भी डन हो गया। अब कहता है आप ना स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के दिखाओ। तो बेटा हमें लेबर एफिशिएंसी गिवन है। लेबर एफिशिएंसी बेटा क्या होता है, सर कितने आवर्स में काम होना चाहिए था वर्सेस कितने आवर्स में काम हुआ। अब ये हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हम भी बेटा इसको परसेंटेज में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हमें नहीं पता, एक्चुअल आवर्स हमें पता है, तो बेटा स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो जाएगा 105.3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बेटा कितना 17094। ये हमारे एक्चुअल है, तो बेटा यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स निकल गए, तो 17094 और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 18,000 राउंड ऑफ करके, डेसिमल्स में आ रहा है तो राउंड ऑफ हो गया। तो लो जी, ये वाला आंसर भी बेटा मेरा रेडी हो गया, 18,000 आवर्स, काम खत्म। एफिशिएंसी वेरिएंस कितने आवर्स में काम होना चाहिए था,
मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख देता हूँ। कितने आवर्स में काम होना चाहिए था, कितने आवर्स में काम हुआ, प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम खत्म बेटा। तो 18,170,094 इंटू 8, तो ये आ गया 7248 फेवरेबल, काम खत्म। फिर कहता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा देखिए, आपके आवर्स है 8000, आपका जो प्राइस है वो है 8 रुपीज स्टैंडर्ड का, और इसमें बनते हैं 6000 यूनिट, तो आपका पर यूनिट का रेट 24 रुपए आ गया। एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, अब देखिए 17094, आपने आर्फ की पेमेंट करी 12 रुपए से, इतना बिल पे करा टू मैन्युफैक्चर बेटा 6000 यूनिट्स, आपने एक्चुअली में भी 6000 यूनिट्स बनाए हैं। यहाँ पर चांस की बात है, आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड बेटा दोनों सेम है, तो बेस कॉमन बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको बेटा बेस कॉमन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन क्या बन गया, काफी ज्यादा आसान हो गया। 34.188 लीजिए, यहां पर आकर बेटा हमारा ये वाला पॉइंट भी डन हो गया। अब बताइए समझ में आ गया? देखो हमने अपने आप से सॉल्व भी कर दिया आपके साथ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन वाले पार्ट से हमारे, क्या मैंने सही करा है। देखिए बच्चा, तो पहले लेबर रेट वेरिएंस का यूज करके हमने एक्चुअल रेट 12 निकाला, फिर लेबर एफिशिएंसी का यूज करके हमने अपना स्टैंडर्ड आवर्स बेटा 18000 निकाला, फिर एफिशिएंसी 7248, और ये हमारा 24 और 34.19, यही सेम चीजें हमने करी है, राइट। देखिए कितना आसान था, बात तो ठीक है सर, इतना कोई टफ तो था नहीं है ना। चल आते हैं बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन पर। देखिए सर, अरे ये तो वही है, अरे ये वो आ गया सर, कौन सा? अरे तो सेम आपने क्लास में करवाया था। ये बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटा? डुअल कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया, अगर आपको याद हो। भाई मैंने आपको बताया था या तो 2 सेलिंग प्राइस होते हैं या 2 वीसी, तो सेलिंग प्राइस वाला भी करवाया था, वीसी वाला, तो ये डबल वीसी वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया पेपर का। देखिए बेटा, डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको बेटा डेटा दिया गया। ऑन 1 अप्रैल कंपनी हैज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 20,000 whose variable is 180. In 2023 प्रोडक्शन was इतना एंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज इतना, सेल्स इज इतना। फिर आपको बोला गया बेटा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वाज इतना, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय इतना, सेलिंग प्राइस इतना। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। तो देखिए बेटा, ब्रेक इवन के लिए पहले चाहिए था फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें रिकवर करना है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आपको बताया गया बेटा 60 रुपीज पर यूनिट है, 22-23 का बताया था, जिस लेवल पर गिवन उसी लेवल से मल्टीप्लाई, तो उसमें था 1,20,000 60 रुपीज प्लस क्वेश्चन में बोला ये 10% से बेटा शूट अप हो जाएगा। तो भाई मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी, 120 इंटू 60 प्लस 10%, तो यानी कि मुझे अब रिकवर करनी है 79,20,000। अब इसको रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक वाले से, क्योंकि पहले तो एज पर फीफो वो बेचेंगे। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 300 रुपए का, और हमारा यहाँ पर है 180 का, तो 300 रुपए का है, 180 का बेटा वीसी, ये कंट्रीब्यूशन ऑन 20,000 पैकेट्स। तो भाई यहाँ पर हमारी कंपनी ने जनरेट कर लिए 24 लाख रुपीस। अब बताइए बैलेंस एफसी रिक्वायर्ड, अब हमें बैलेंस कितना चाहिए? तो 79.20 चाहिए था, 24 लाख रिकवर हो चुके हैं, तो इसमें से अब जो बच गया वो बच गया 55,20,000। मेरे को ब्रेक इवन के लिए बेटा ये वाला अमाउंट चाहिए। अब इसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सर सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है, बट एग्जामिनर ने बोला था अगली बार वीसी 25% बढ़ जाएगा, तो भाई वीसी हमारा 25% बढ़ जाएगा। पिछली बार बेटा 180 था, ये 25% और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन बेटा 180 प्लस 25% माइनस 300, यानी कि ये आ गया 75। तो एक्स्ट्रा यूनिट हमें बेटा कितने चाहिए? तो हमें रिकवर करनी है 55,20,000 और पर यूनिट बेटा 75 के हिसाब से, तो 5520 डिवाइडेड बाय 75, यानी कि 73,600 यूनिट्स और चाहिए हमें। अब ऑलरेडी 20,000 यूनिट्स हम रिकवर यूज कर चुके हैं, 73 और
तो ये दोनों मिलाकर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बेटा कितना बन जाएगा, 93,600 यूनिट्स। मैंने आपको क्लास जब करवाई थी बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक बार क्विकली दोबारा बता देता हूं उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता होगा या जिन्होंने नहीं करा आज तक ये क्वेश्चन। तो बेटा देखिए, इसको हम बोलते हैं डुअल वीसी या डुअल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन। यहाँ पर या तो एग्जामिनर आपको 2 सेलिंग प्राइस दे देगा या 2 वीसी। तो यहाँ पर हमें वीसी 2 दे दिए। तो पहले तो हमें ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए, ब्रेक इवन वो लेवल जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है। फिक्स कॉस्ट के लिए बोला भैया 60 रुपीज पर यूनिट है। जब भी पर यूनिट होता है तो जिस लेवल के डेटा पर है उसी लेवल से मल्टीप्लाई। अब 22-23 का प्रोडक्शन बेटा 1,20,000 था तो उस लेवल से मल्टीप्लाई। साथ साथ एग्जामिनर ने बोला था ये 10% बेटा शूट अप करेगा अगले साल, तो भाई ये 10% बढ़ जाएगा। यानी कि अब ब्रेक इवन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने पैसे कमाने पड़ेंगे, विच इज 79,20,000 रुपीज और कमाने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है साहब, हम 79,20,000 रुपीज और कमाएंगे। अब ये कमाएंगे कैसे, हाउ टू अर्न और हाउ टू जनरेट दिस वैल्यू। अब इसके लिए बेटा कंट्रीब्यूशन आएगा, गुड्स बेचेंगे। अब एज पर फीफो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बिकेगा। ओपनिंग स्टॉक 20,000 पैकेट्स का है, 180 बेटा वीसी है, सेलिंग प्राइस 300 है। तो ये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20,000 यूनिट्स का, यानी कि 24 लाख का कंट्रीब्यूशन इससे रिकवर हो जाएगा। तो पहले हमने 24 लाख कमा लिए। कमाने कितने बेटा ब्रेक इवन के लिए, 7920 कमाने हैं, 7920 ये कमा लिए। तो बैलेंस और कितने कमाने पड़ेंगे, वी हैव टू अर्न 5520। अब ये कमाएंगे जब करंट ईयर का प्रोडक्शन बेचेंगे। करंट ईयर में आपको बोला गया वीसी बढ़ जाएगा 25%। भाई ओपनिंग का तो वीसी बदल नहीं सकता, वो तो लास्ट ईयर हो गया, अब सिर्फ करंट ईयर का बदलेगा। तो करंट ईयर का बेटा कैसे बदलेगा, आपका करंट पहले लास्ट ईयर था 180, उसमें बेटा 25 जुड़ गया, तो अब आपका करंट ईयर का वीसी हो गया ये वाला 180 प्लस 25। अब सेलिंग प्राइस में से वीसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मेरे पास आ गया बेटा कंट्रीब्यूशन अगेन। अब यानी कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचेगी उस पर 75 कमाएगी। अब मुझे कमाने कितने थे, मेरा बैलेंस मुझे कमाना था 5520, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। ये कमाएंगे एक यूनिट पर इतना कमाएंगे, तो भाई टोटल 73,600 यूनिट्स बेचेंगे तब जाकर ये कमाएंगे। अब 73,600 बेचकर ये कमाएंगे, 24 लाख पहले कमा चुके हैं बाय सेलिंग 20,000। तो टेक्निकली ये बेचना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को बेचेंगे तो हम 7920 कमा लेंगे, तो दैट इज 93,600 यूनिट्स का हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। हम इतना अमाउंट इससे बेटा जनरेट कर लेंगे, और जहां पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा वो हमारा क्या बन गया, ब्रेक इवन बन गया। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई, एकदम इजी आउट, राइट। सेम क्लास में करा हुआ है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली ये पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, 2015 का शायद था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15, 16 या 14 या 16 के बीच का, ये 14, 15, 16 में आया था, शायद 2015 था, बट चलो जो भी था, जब का भी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन दिया, ये पास्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ, पहले भी पूछा गया एग्जामिनर द्वारा। कहते हैं कंपनी है जी प्रेजेंटली इवेल्युएटिंग 2 पॉसिबल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ टॉय। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक ए है एक बी, ये दोनों का वीसी है, सेलिंग प्राइस सेम है, फिक्स कॉस्ट बता दिया, कैपेसिटी बता दी और एंटिसिपेटेड वॉल्यूम। भाई हमें अगली बार 4 लाख चाहिए दोनों से, इसकी इतनी इतनी कैपेसिटी है। कहता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस जिससे ज्यादा प्रॉफिट है। तो भाई देखो आपके पास इन दोनों से कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, यहाँ पर 8 रुपीज का और यहाँ पर 6 रुपीज का। ये आपकी यूनिट्स है, मल्टीप्लाई करके एफसी माइनस करके प्रॉफिट, सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये हमारा 12 था ए पार्ट, ये मैंने करवाई दिया आपको सारा, इसमें कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरा सॉल्व भी करवा दिया। ये बेटा 180, ये 25% बन गया, ये एफसी और ये पुराना एफसी। फिर ब्रेक इवन पहले 24 लाख कमाया, फिर इतना और कमाना, ये हो गया टोटल 93,600। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, मैंने आपको पूरा ही सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं बेटा, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की। सेलिंग प्राइस आपको बता दिया दोनों का 20 और 20, फिर वीसी माइनस करा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन बेटा जितनी जितनी यूनिट्स बेचनी है,
फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट। यहां पर मुझे दिख रहा है प्रोसेस बी बेटा विल बी हायर प्रॉफिटेबल, प्रोसेस बी से हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं तो हमारे हिसाब से वही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस बी गिव्स मोर प्रॉफिट। अब यहां पर इन्होंने ना ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया, ये मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है बट इन्होंने कर दिया है तो मैं बता देता हूं। इन्होंने ये माना भैया अगर हम फुल कैपेसिटी पर काम करें, अगर हम फुल कैपेसिटी पर काम करें मतलब 430 और 5 लाख की कैपेसिटी पर काम करें तो क्या होगा। तो अगर हम 430 पर काम करें और 5 लाख पर काम करेंगे तो बेटा ये इतना पैसा जनरेट करेगा, ये इतना कंट्रीब्यूशन कमाएगा और ये फिक्स कॉस्ट आ गई और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अगेन स्टिल प्रॉफिट बी, प्रोसेस बी इज मोर प्रॉफिटेबल इवन इफ वी वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये एक्चुअली में निकला प्रॉफिट एट फुल कैपेसिटी। अगर हम पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज करें तो ये होगा। मेरे हिसाब से तो बेटा यहीं तक हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई आपका कैपेसिटी सेल कितना होगा, एक में 4 है, दोनों में 4-4 लाख है, तो आपका यहीं पर डिसीजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है वुड यू चेंज योर आंसर इफ यू वर इन्फॉर्म दैट कैपेसिटीज ऑफ द टू प्रोसेस इतना और इतना। ए का बेटा 6 लाख है और बी का आपका 5 लाख है और आपको बोल रहा है बताओ जी क्या आप अपने आंसर को चेंज करना चाहोगे। इफ ए का कैपेसिटी 6 लाख और बी का बेटा 5 लाख है तो मैंने कहा देखिए जरा चेक करते हैं बेटा चेंज करेंगे नहीं करेंगे। अब अगेन हम तो यही मान लेंगे बेटा जो हमारी कैपेसिटी है उतना ही प्रोडक्ट बिकेगा। तो ए का 6 लाख है, इसका 5 लाख। अब इतना इतना बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी 6 लाख 5 लाख पर, ये हमारी एफसी। अब प्रॉफिट आ गया। ऑब्वियसली अब प्रॉफिट बेटा किस में ज्यादा आ रहा है, प्रोसेस ए में। क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर टेक्निकली बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कम है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए हैज टू बी सिलेक्टेड, ये आपका बेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू द यूनिट्स। इस यूनिट्स के कंपैरिजन में एफसी यहाँ पर कम लग रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली चीजें ज्यादा हो रही है, प्लस कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। तो दोनों फैक्टर्स इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑल्दो वो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बता भी दिया एज्यूम दैट कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड इक्वल सेल्स। हम भी यही मान के चलेंगे बेटा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है उस बारे में। हमने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ। ये भी हमने बेटा क्लास में पूरा का पूरा करा हुआ है, अगर आपको याद हो एक्स वाई वाला ये पूरा का पूरा। देखिए बेटा क्या कहता है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। इनफैक्ट ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दिया था कि चलो होमवर्क में कर लेना। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई एंड सेल्स देम थ्रू 2 डिविजन्स ईस्ट एंड वेस्ट। तो बेटा 2 डिविजन्स के थ्रू हम इन्हें बेचते हैं। For the purpose of sales budget to the budget committee following information has been made available। तो बेटा ये आपका डेटा है, बजट सेल्स और एक्चुअल सेल्स, ये आपके पास बेटा आ गया। ईस्ट डिवीजन, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट 2 डिवीजन है, एक हमें प्लान्ड डेटा गिवन है, एक हमें एक्चुअल डेटा गिवन है। जनरली बेटा यहाँ पर ना बच्चा पढ़ नहीं पाता, क्वेश्चन को समझता नहीं है, जिस वजह से वो गड़बड़ करता है। तो आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आपको बताया बेटा एक्स का और वाई का। एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस्ड। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय ₹1 इट विल फाइंड अ रेडी मार्केट। मतलब हमारे हिसाब से प्रोडक्ट एक्स को हम कम पर सेल कर रहे हैं, तो अगर उसे ज्यादा पर बेचेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारी रिसर्च कहती है इस कंपनी की कि ₹1 से प्राइस बढ़ा सकते हैं। On the other hand, Y is overpriced and if the price is reduced by 1, it will have more demand in the market। और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा। Company management has agreed for the aforesaid price changes। On the basis of these changes and reports, following estimates have been prepared। अब ये चेंज करने के बाद क्या होगा, तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स। भाई बजट में सेल्स के ऊपर क्या चेंज होगा, तो भाई ये +10%, 5 +20 +10। With the help of intensive advertisement following additional sale over and above the mentioned are possible। तो बेटा ये वाला और एक्स्ट्रा हमारा हो सकता है, और ये हमें डायरेक्टली यूनिट्स में बता दिया। पहले परसेंटेज लगाएंगे, फिर उसमें ये वाले नंबर्स और ऐड कर देंगे। Required to prepare sales budget after incorporating above estimates also show budget sales and actual sales।
तो आइए जी बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो बेटा देखिए क्वांटिटी कैसे निकलेगी, पहले बजट की क्वांटिटी की बात करते हैं। 400 यूनिट है ईस्ट का एक्स का, हम कह रहे हैं ये 10% बढ़ जाएगा, तो 400 प्लस 10% बेटा कितना हो गया, ये बन गया 400 प्लस 10% ये बन गया बेटा 440, और उसमें 60 और जुड़ जाएगा, तो यानी कि टोटल 500 यूनिट्स का बेटा आपका ये नंबर आ गया। ये देखिए 400 प्लस 10% और 60 एडिशनल, तो ये बेटा 500 आ गया। ऐसे ही सबका कैलकुलेट करना है। अगला देखिए बेटा, अब ईस्ट वाई का 300 है, अब आप देखिए ईस्ट वाई का 20% जुड़ेगा, तो 300 प्लस 20% 60 प्लस 40, तो बेटा ये आ जाएगा 400। ये आपका नंबर आ गया बेटा वाई का 400, ये देखिए 500। इस तरीके से एग्जामिन, अब सॉल्यूशन में क्या करें, टेबल घुमा दिया, हमें यहां पर एक्स और वाई गिवन था, ईस्ट और वेस्ट गिवन था। अब बेटा यहां पर बस हमने जो सॉल्यूशन है उसमें टेबल को उल्टा कर दिया, तो कई बच्चे कंफ्यूज है सर नंबर कैसे निकले। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये आपके सारे के सारे नंबर्स यहां पर निकल गए। अब ये जो नंबर्स तो निकल गए, अब देखिए हमें क्या बोला गया था, हमें ये भी बोला था एक्स का प्राइस 1 रुपीज बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 और 10, और इसका हो जाएगा 20 और 20। वाई का कम करना है, एक्स का बढ़ाना है, तो बेटा देखिए 10 10 20 20 ये भी हो गया। तो ये अब हमारे पास हमारी बजटेड सेल्स आ, तो पहले तो इतनी पार्ट तैयार हो गया। फिर आपको बोला था जी आप अपना सेल्स बजट बना दो 22-23 का, ये भी आपको बोला था बेटा। एक तो आपको क्या क्या बोला था, ये देखिए बेटा 23-24 का बनाना था, और बजट और एक्चुअल बनाना था 22-23 का। तो बेटा देखिए 22-23 में तो 9 और 21 जो क्वांटिटी गिवन है बस वही है, उनको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट करना है और कुछ करना ही नहीं है। पिछले साल का सारा डेटा हमें गिवन है, तो जो डेटा गिवन है उसे उठाना है और मल्टीप्लाई करके बस प्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारा पिछली बार का बजट हो गया। अब इसके बदले में हमारा एक्चुअल कैसा होगा, अब ये एक्चुअल का 509 और ये सब है, इनको बेटा मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। बस ये देखो 509 709, और ये जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा ये जो सिंपल मल्टीप्लाई होंगे आपका काम खत्म। तो इसमें मेन था कि भाई फ्यूचर वाले डेटा को कैसे करना और पास्ट वाले दोनों डेटा को कैसे करना। आई होप बेटा ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो यहां पर आकर वी आर डन विद अवर बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर आकर न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है हमारे थ्योरेटिकल वाले पार्ट की, मिसलेनियस पॉइंट्स देख लीजिए। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और एडवांटेजेस, ये हमने बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पूरा आपके साथ पढ़ा हुआ है। नरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बेटा चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी में आपके साथ कर चुके होते हैं हम कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर आइडल कैपेसिटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आइडल कैपेसिटी मतलब जो खाली वर्कर बैठ गया उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये आपके पास हो गया। अब देख लीजिए, पहले ये तीनों बता देता हूं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे, जहां पर हम एक्चुअल बेसिस पर कॉस्ट चार्ज करते थे और बाकी ओवरहेड्स और प्रॉफिट के लिए हम एक सर्टेन परसेंटेज लगाते थे, मटेरियल लेबर एक्चुअल पर, बाकी सबके लिए स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये कब कब काम आता था बेटा, एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, सबको पता है। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जनरली ये काम आता था जो आज से पहले कभी प्रोजेक्ट नहीं हुआ, सबको सारी क्लैरिटी होती है, और ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्लस। फिर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालने के काम आता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन होता है, प्रॉफिट निकल सकता है हर एक्टिविटी का, और डिसीजन मेकिंग। 5 पॉइंट्स आप लिखोगे तो चलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है। अब आइडल कैपेसिटी, अब आइडल कैपेसिटी बेटा मैंने आपको बताया था कि भाई आइडल कैपेसिटी मतलब जो समय वेस्ट हो गया। अब अगर अनअवॉइडेबल रीजंस है, अगर अब इसके क्या क्या रीजन है, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, ठीक है, या फिर ट्रेड की वजह से है या सीजनल फैक्टर्स की वजह से है, तो जिस भी वजह से आप उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। अनअवॉइडेबल मतलब ये तो बेटा नॉर्मल इन नेचर हो गया, नॉर्मल इन नेचर है तो ये कंज्यूमर से चार्ज होगा अपनी क्वांटिटी कम करके प्राइस को बढ़ाकर। अवॉइडेबल है तो ओनर बियर करेगा। ट्रेड डिप्रेशन एक्सेट्रा चल रहा है तो इसका मतलब भैया आपके बिजनेस में अगर कोई गड़बड़ चल रही है, ओनर नहीं बियर करेगा, तो ये एबनॉर्मल हो गया। सीजनल फैक्टर्स आप ओवरहेड्स में ले जाते हो, क्योंकि एक सीजन होता है, उसके बाद अगला उसका एक सीजन डाउन आएगा, अगला अप आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सब चीजें क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती हैं। सो दैट इज आइडल कैपेसिटी का पॉइंट।
एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। बेटा ये भी आपको क्लास में पूरा डायग्राम बना के बताया हुआ। अंडर और ओवर 3 पॉइंट्स होते थे। पहला ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, फिर दूसरा ड्यू टू प्राइस चेंज, और तीसरा बेटा सीजनल फ्लक्चुएशंस। तो तीनों का आपको ट्रीटमेंट पता है। नॉर्मल वाला जो आपके पास होगा एबनॉर्मल रीजंस, वो सीधा P&L। प्राइस इंक्रीज वाला कंज्यूमर पर, जिसकी एंट्रीज आपको बताई थी, और आपका सीजनल नेचर वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। बताओ जी क्या होता है कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन बोलो, रिकवर्ड बोलो, एब्जॉर्ब्ड बोलो, चार्ज्ड बोलो, ये एक ही बात है। तो बेसिकली ये आपका रिकवरी से रिलेटेड हो गया, और यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। तो एक होता है कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना वर्सेस एक होता है कॉस्ट को कंज्यूमर से रिकवर करना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। आई होप बच्चा पार्टी पहले यहां तक की बात समझ में आ गई। तो यहां पर आकर बेटा हमारा ये वाला पॉइंट भी पूरा का पूरा डन हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको कि यहां तक आपको सारा का सारा एस्पेक्ट और बात बेटा समझ में आ गई होगी। अब यहां तक आपके मन में और कोई दुख और दुविधा या कोई शंका आपके पास होनी नहीं चाहिए, है ना। कोई है क्या शंका आपके मन में? बता दीजिए अगर कोई शंका है तो। है क्या? सच्ची बता दो। नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में कोई शंका दुख दुविधा नहीं है तो दोस्तों अगर यहां तक का मैटर आपको सारा का सारा क्लियर हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद द आरटीपी। वी आर डन विद द आरटीपी। अब दोस्तों अगर मैं इसको ध्यान से समराइज करूं तो इस बार भी आरटीपी में अच्छे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी गई हैं। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इन द क्लास इटसेल्फ, बट स्टिल ये जरूरी होता है करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल जो है वो बूस्ट अप हो जाए। देखो दोस्तों, जितनी मर्जी बातें कर लो, जो मर्जी कर लो, मैंने आपको पहले दिन एक बात बोली थी जो आज भी बोलूंगा और आप उसको यकीन करेंगे। क्या? जैसा मर्जी कर लो, अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। तो हमने अपने बैच में जितनी पढ़ाई करी थी, अब उसके फायदे, उनके कॉन्सेप्ट्स के फायदे, उनकी सारी चीजों के आपको मिल रही हैं, राइट। चलो दोस्तों, विद दिस आई एंड अप विद द सेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और इसी चैनल पर मैं आपके लिए अभी कॉस्टिंग के रिवीजन वीडियोस, FM EFF के रिवीजन वीडियोस भी लेकर आऊंगा। सो नो नीड टू वरी, जाना कहीं नहीं है दोस्त, आपको सब कुछ यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको सब कुछ एक ही जगह पर यहीं पर मिलने वाला है। तो जब आपको सब कुछ यहीं पर एक जगह पर मिलेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? मजा ही मजा आ जाएगा, मौज ही मौज हो जाएगी। ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल माय टाइम फॉर दिस सेशन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।